नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा। दोस्तों, इसमें के अधिकांश फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इसे एक कहानी की तरह सुनते हुए देखोगे, तो आपको सारे फैक्ट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलो सीधे फैक्ट पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की है, क्योंकि इनकी जानकारी वस्तुएं एवं लिखित दोनों प्रकार से प्राप्त होती हैं, परंतु लिखित जानकारी को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदी के आसपास मिले थे, परंतु बाद में कई स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदी से अतिरिक्त और भी जगह पर प्राप्त हुए। इस कारण इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके सीमा की बात करें तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नगर नियोजन, उत्तम जल निकासी व्यवस्था, पक्की ईंटों के बने मकान, बंदरगाह नगर, समकोण प्रकार की सड़कें, दुर्गीकृत भवन इत्यादि थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडुगुमरी में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें कब्रिस्तान, R37, H37, मिट्टी से निर्मित स्त्री की मूर्ति और स्वस्तिक का चित्र, शंख का चित्र, श्रमिक आवास इत्यादि जो हैं हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला तथा सिंध का बाग इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना नामक स्थान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें प्रमुख है विशाल अन्न भंडार, पुरोहित आवास, कांसे की स्त्री की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, तराजू इत्यादि जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं चन्नू की। चन्नू जो है सिंधु घाटी सभ्यता के औद्योगिक क्षेत्र थे। इनकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। चन्नू जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। चन्नू से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें धातु कर्म के साक्ष्य, मन के अर्थात मोती बनाने का कारखाना, संग कटाई का कारखाना, प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघी इत्यादि जो है चन्नू से प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन का अन्य नाम है काले रंग की चूड़ियाँ। इनके खोज जो है 1953 में एन घोष ने की थी। कालीबंगन जो है भारत के राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें जुते हुए खेत, हवन कुंड, सबसे खराब जल निकासी व्यवस्था जो है कालीबंगन की ही थी। पूर्व एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य, शवों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ इत्यादि जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं लोथल की। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह नगर थी। इसकी खोज जो है 1957 में S.R. राव ने की थी। लोथल जो है भारत के गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें फारस की मुहर, घोड़े का टेराकोटा अर्थात मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, चावल और बाजरे का साक्ष्य, युगल समाधान अर्थात एक साथ 2 शवों को दफनाने के साक्ष्य, तांबे के कुत्ते इत्यादि जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब अगले नगर की बात करें तो उसमें बनावली के खोज जो है 1973 में R.S. बिष्ट ने किया था। बनावली जो है हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें मिट्टी के बैल,
बैलगाड़ी तथा उन्नत किस्म के जौ हैं। अगले स्थल की बात करें तो धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जो है 1990 में जेपी जोशी ने किया था। जो धौलावीरा है वो गुजरात में मुसार नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें उन्नत जल निकासी व्यवस्था, तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य अर्थात पूर्व परिपक्व और उत्तर, 3 खंडों में विभाजित जो नगर हैं वो भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं, इत्यादि जो है धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों की बात करें तो रंगपुर गुजरात में भादर नदी के तट पर स्थित हैं, ये भी एक बंदरगाह नगर थे। सुरकोतड़ा जो कि गुजरात में स्थित हैं, ये भी बंदरगाह नगर थे। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कोटदीजी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुल्तानगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। सुरतगोई जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, एक व्यापारिक केंद्र है। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से गन्ने के कृषि का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कपास की खेती करने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत तथा बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। पशुपालन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे, ऊँट आदि का पालन करते थे। कुबल वाला सांड सबसे प्रिय पशु था और घोड़े से अपरिचित थे, परंतु सुरकोतड़ा से घोड़े के अस्थियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। कला एवं शिल्प की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, परंतु भारत में चांदी का सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से ही पाई गई है। व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थी। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रमुख साधन था। यहाँ के लोग मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, मध्य एशिया आदि क्षेत्रों से व्यापार करते थे। आयात की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना जो है कोलार कर्नाटक से आयात करते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान से आयात करते थे तथा लाजवर्द जो मणि है वो अफगानिस्तान के वत खासा से आयात करते थे। मापतौल की इकाई की बात करें तो तराजू का प्रयोग किया जाता था। इसमें बाड़ जो है चकमकी पत्थर की बनी होती थी जो 16 के अनुपात में होते थे। मुद्रा की स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे थे वो सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। मोहरे पर देवी देवताओं, पेड़ पौधे, पशुओं इत्यादि का चित्रण हुआ रहता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी और जो है 3 प्रकार के अंतिम संस्कार की प्रथा मिलती है। दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। धार्मिक स्थिति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी एवं देवता दोनों की पूजा करते थे। देवी के रूप में मातृदेवी, पृथ्वी देवी, उर्वरा देवी की पूजा करते थे तथा देवता के रूप में पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। प्रकृति पूजा के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कुबड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तथा जो है जादू टोना पर विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा के एवं मंदिर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। पुरोहित वर्ग जो है धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते थे। मृतक संस्कार में जलाते, दफनाते एवं खुला तीनों प्रकार की प्रथा थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ है तथा जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिंधु नदी में बाढ़ के कारण हुआ है। वहीं डेल्स और रेक्स का कहना है कि भूकंप के कारण हुआ है तथा फेयर सर्विस का कहना है कि पारिस्थितिक असंतुलन के कारण हुआ है।